नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जुड़ रहे हैं सीए जिगर शाह के साथ ये जानने के लिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है। अगर आप एक सीए बनेंगे तो आप क्या काम करेंगे, आपका करियर कैसा दिखेगा, आपके करियर की ट्रैजेक्टरी, आपके करियर का पाथ कैसा होगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं सीए जिगर शाह के साथ। सीए जिगर शाह एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो मुंबई बेस्ड फर्म एसके राठी में पार्टनर है और हमारे शो पर हमारा सौभाग्य रहा है कि सीए जिगर शाह कई बार हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग अकाउंटिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो उनके पुराने वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक रख दूंगा। सो सीए जिगर शाह, वेलकम बैक टू द शो। Thank you, Ankur. It's always a pleasure to come over here at Focus Locus and talk about accounting and chartered accountancy, etc. ग्रेट। सो सीए जिगर, आप बताइए, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के करियर में घुस जाता है, अपनी लाइफ चालू करता है एज अ सीए, तो वो काम क्या करेगा, वो व्यक्ति जो है उसका प्रोफेशन कैसा रहेगा, क्या ऑप्शंस है, इस बारे में कुछ बताइए। सो अंकुर, सीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे सीए बनने के बाद आपको बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं अंडर द एम्बिट ऑफ फाइनेंस जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो। ये जैसे डॉक्टर्स में होता है कि अगर आप डेंटिस्ट बनते हो तो आप सिर्फ एक डेंटिस्ट हो, एक स्पेसिफिक वर्क आप करते हो। अगर आप हार्ट सर्जन बनते हो तो एक हार्ट सर्जन, डॉक्टर बनने के बाद भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिसमें डॉक्टर्स एंटर करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। सीए में भी ऐसा ही है। एक बार आप सीए बन जाते हो तो बहुत वेरिड फील्ड्स हैं जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन करके एक वैरायटी ऑफ वर्क कर सकते हो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। अगर मैं सेक्शंस में डिवाइड करूँ तो एक सेक्शन है जहाँ पे लोग जॉब्स करते हैं, एक सेक्शन है जहाँ पे लोग प्रैक्टिस करते हैं, और एक ऐसा भी सेक्शन है कि सीए करने के बाद और कुछ पढ़ाई करते हैं और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद वो जो स्पेशलाइजेशन लेके आगे वो पर्टिकुलर सेक्टर में या तो फिर जॉब करें या प्रैक्टिस करें। ब्रॉडली अगर हम देखें तो जॉब्स हैं और प्रैक्टिस है, तो हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं। ग्रेट। सो आप सीए जिगर, आप बताइए कि अगर कोई जॉब मार्केट में जा रहा है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है। कि मैंने कई बार सुना है कि सीएस जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं, जॉब मार्केट उन्हें ज़्यादा वैल्यू करता है, और उसके अलावा भी किस तरह की कंपनीज़ है जो हायर करती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और किस तरह का काम उनसे एक्सपेक्ट करती है। सो सीए जो है, अगर सबसे पहले अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अटेम्प्ट से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। डेफिनेटली आपके करियर की शुरुआत में इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आप जॉब में जा रहे हो तो आपका जो एंट्री सैलरी है उससे डिटरमाइन होता है, वहाँ पे डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होता है। अगर मैं बिग 4 की बात करूं, जो टॉप 4 कंसल्टिंग फर्म्स हैं पूरी दुनिया में, EY, डेलॉयट, KPMG और PwC, तो वहाँ पे तो क्राइटेरियाज होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है या पहले 2 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है तो ही वो उनको जॉब देते हैं। तो डेफिनेटली करियर के शुरुआत में आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं उससे वो मैटर करता है। आपको जहाँ पे जॉब मिलेगी उसमें भी मैटर करता है, और आपको क्या पे पैकेज मिल रहा है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। एज फार एज कंपनीज आर कंसर्न, कैसी कंपनीज जॉब देती हैं, एक तो है कि एग्जिस्टिंग जो सीए फर्म्स हैं वो जॉब देती हैं। तो सीए फर्म्स में एज आई सेड बिग 4 जो मैंने बताया, इट इज़ अ मेजर चंक जहाँ पे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं। उसके बाद मिड साइज फर्म्स भी हैं, स्मॉल फर्म्स भी हैं जहाँ पे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ कॉर्पोरेट सेक्टर, हम लोग उसको इंडस्ट्री बोलते हैं हमारे नोमेनक्लेचर में, कि भाई ये बंदा अगर कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, वो कोई सीए फर्म में काम नहीं कर रहा है। तो हमारे टर्मिनोलॉजी में इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है तो मतलब वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है। यहाँ पे बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस है या जो भी आप बड़ी कंपनीज बोलो लिस्टेड हैं, अपार्ट तो लार्ज कंपनीज एज वेल एज MSMEs। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका टर्नओवर 100 CR एंड अबाव है तो देर आर वेरी हाई चांसेस दैट दे विल हैव एटलीस्ट 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट in their team who is looking after finance, and his role is of like a CFO। जितनी कंपनी बड़ी होती है उतने ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत सारे CFOs, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं
बैंक्स में बहुत सारी जगह है जहाँ पे सीएस की रिक्वायरमेंट होती है. सो इंडस्ट्री में भी बहुत डिमांड है. सो या दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज वेयर सीएस जनरली वर्क. अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिक फील्ड्स हैं जहाँ पे अगर कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर फाइनेंस में फिनटेक में सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है तो उनको सीए की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है टू अंडरस्टैंड द लॉ एस्पेक्ट, फाइनेंस एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. ग्रेट. सो ये हुआ जॉब मार्केट. सो जॉब मार्केट में आपने बताया कि अकाउंटिंग में काम हो सकता है, कंप्लायंस में काम हो सकता है, या फिर कोई बड़ी कंपनी है तो हो सकता है उसका सीएफओ जो हो, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है. सो ये हुआ जॉब मार्केट. अब जॉब मार्केट में जो बिग 4 सीए फर्म्स है या जो बड़े सीए फर्म्स है, अगर कोई जाके उनमें काम करता है तो क्या आप उसे भी इंडस्ट्री कहेंगे या उसे आप प्रैक्टिस के साइड गिनेंगे? नहीं, तो उसको हम बिग 4 ही बोलते हैं. हमारे टर्मिनोलॉजी में के बिग 4 में काम कर रहा है. एक बिग 4 वाले हैं, एक प्रैक्टिस वाले हैं और एक इंडस्ट्री वाले हैं. ब्रॉडली ये 3 है. गॉट इट. ओके, प्रीटी कूल. सो जो प्रैक्टिस वाले हैं उनका क्या काम होता है? सो प्रैक्टिस में एक तो आप सेक्शन है, मेजर सेक्शन है जिसको ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बोलते हैं. ट्रेडिशनल प्रैक्टिस यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स करता है, जीएसटी के रिटर्न्स करता है और नॉर्मल डे टू डे कंप्लायंस में ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है. इसको हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बोलते हैं. मेरे हिसाब से करीब 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या मैक्स टू मैक्स 2.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस में हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट सारे जो हैं वो इंडस्ट्री में हैं. तो अगर हम रेशियो देखा जाए तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉब में हैं, बीट इंडस्ट्री और बिग 4, और बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस के अंदर है. और तो नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैंने बोला, उसमें से नंबर ऑफ फर्म्स जो है, नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो उससे भी कम है. सो मेजर सेक्शन जो प्रैक्टिस का है, जो एक सोल प्रोप्राइटर है, और बहुत प्रैक्टिस में भी बहुत सारी एक जो मेजर चंक है वो ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं वो जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं. मतलब एक ही सीए है और उनकी एक छोटी टीम है, वैसे काम कर रहे हैं. उसके बाद 2 पार्टनर्स वाले, 3 पार्टनर्स वाले और मोर देन 5 पार्टनर्स हैं तो हम उसको मिड साइज फर्म बोलते हैं. लेकिन वंस अगेन इवन इन प्रैक्टिस देर इज़ अ मेजर चंक जहाँ पे इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स हैं who are into traditional practice. As I said, they do income tax work, GST work, accounting work, compliance work, etc. and help entities, MSMEs over there. But apart from that, even in practice now there are specialized fields, like there are few firms who are into just internal audits. So that is also a field जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं, इंटरनल ऑडिट्स करते हैं, कंपनीज को प्रोसेसेस के बारे में है, प्रोसेसेस बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, उनका रिव्यू लेने में हेल्प करता है. सो इंटरनल ऑडिट अपने आप में एक बड़ा फील्ड है. टैक्सेशन में इंटरनेशनल टैक्सेशन एक एक्सपर्टीज़ वाला फील्ड है. कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स का काम कर रहा है तो नॉट नेसेसरी उसको इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में एक्सपर्टीज़ है, बिकॉज वो अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है. सो इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग हम बोलते हैं, उस वहाँ पे लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी फील्ड है. उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिटर्स होते हैं, काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं. ये जो फॉरेंसिक ऑडिट होता है वो फाइनेंस के एंगल से होता है. अगर कहीं पे कुछ फ्रॉड हुआ है तो उसको डिटेक्ट करना कि कैसे हुआ और रूट कॉज क्या है और कौन कौन इन्वॉल्व है, ये जो काम है वो फॉरेंसिक ऑडिटर करता है. जो बैंक्स होती है, अगर उनके कोई क्लाइंट्स डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो फॉरेंसिक ऑडिटर को भेज के वो कंपनी के अंदर ऑडिट कराते हैं कि आप पता करिए कि कुछ फ्रॉड तो नहीं है यहाँ पे. सो एक फॉरेंसिक ऑडिटर का वो काम होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ फर्म्स जो होती है सिर्फ बैंक ऑडिट्स में फोकस करती है. बैंक ऑडिट्स इंडिया में अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है. कुछ फर्म्स जो होती हैं वो सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर पे फोकस करती हैं. तो काफ़ी सेक्टर फोकस फर्म्स भी होती हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, एज आई सेड, बहुत सारी फर्म्स जो है या प्रैक्टिशनर्स हैं जो सिर्फ मैनेजमेंट कंसल्टिंग करते हैं. वो ऑडिट एस्पेक्ट जो है, ऑडिट्स जो है वो नहीं करते. दे रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू मैनेजमेंट कंसल्टिंग. ये तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग तरीके के स्पेशलाइजेशन होते हैं जो लोग करते हैं एक बार प्रैक्टिस में आने के बाद. ग्रेट. सो
सी जिगर, क्या जब कोई सीए की तैयारी कर रहा हो तभी से वो स्पेशलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, या वो इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद फिर अपना स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं और ऑन द जॉब सीखते हैं? मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप जहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हो वो मैटर करता है। यहाँ पे समझो आप ऐसी फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो जहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सेशन है, तो बिकॉज आपका नॉलेज वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, आप चाहोगे कि आप वो फील्ड में काम करें, राइट। अगर आप ऐसी फर्म में काम कर रहे हो जहाँ पे इंटरनल ऑडिट होता है, तो वहाँ पे वंस अगेन बिकॉज आर्टिकलशिप का आपका एक्सपीरियंस वो फील्ड में है, आप चाहोगे कि आप उसी को एक्सपांड करोगे, ग्रो करोगे। कुछ कंपल्शन नहीं है कि भाई आर्टिकलशिप में आपने ये किया है तो आप इंडस्ट्री में आपको एक बार सीए बनने के बाद भी वही काम करना पड़ेगा। लोग अलग अलग काम भी करते हैं, और इसका जो डिसीजन होता है जनरली लोग सीए बनने के बाद लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली सीए बनने के बाद लेते हैं, कुछ समय जॉब करके इंडस्ट्री में गुजार के प्रैक्टिकली चीज़ों को करके उसके बाद भी लोग डिसाइड करते हैं कि उनको अपना आगे का जो करियर है वो कहाँ पे बनाना है। जैसे जीएसटी कुछ साल पहले ही आया, राइट। तो जीएसटी वो केम इन 2017, तो उसके पहले तो जीएसटी था ही नहीं। तो बहुत सारे एग्जिस्टिंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे जो शायद से पहले इनडायरेक्ट टैक्स का काम नहीं करते थे, लेकिन अभी उन्होंने जीएसटी का स्पेशलाइजेशन किया। मैं बहुत खुश होता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंडिया के हैं वो आउट ऑफ इंडिया भी बहुत काम करते हैं। जैसे वैट इंट्रोड्यूस हुआ था यूएई में, तभी भी इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया यूएई के वैट में और वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जो इवॉल्व होती रहती हैं। हमको रियली नहीं पता है कि 5 साल या 10 साल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसको अडॉप्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि आर्टिकलशिप क्या होता है, तो हमने सीए जिगर के साथ एक वीडियो शूट किया था कुछ समय पहले कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे रहा हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सो सीए जिगर, ये हुआ जॉब मार्केट प्रैक्टिस। एक तरह से बिग 4 में आप चले गए तो बड़े कॉर्पोरेट्स का जो ऑडिट है, उनका जो फाइनेंशियल काम है, वो संभालने का काम आ गया। इसके अलावा क्या कोई और ऑप्शन है? क्या कोई और पढ़ाई कर सकते हैं? कोई और स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इंस्टीट्यूट जो है वो खुद प्रोवाइड करती हैं, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे प्री कंडीशन होता है कि आप या तो फिर सीए हो या सीएस हो, उसके बाद ही आप वो कोर्स कर सकते हो। सो कुछ कोर्सेज हैं, जैसे आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो। अगर कोई कंपनी है उसके शेयर्स बेचने हैं तो उसका वैल्यूएशन कराना ज़रूरी है, तो वो जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर कर सकता है। तो काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनते हैं। इसका कंडीशन है कि आप मिनिमम 5 इयर्स प्रैक्टिस में हो, उसके बाद ही आप बन सकते हो। फिर कुछ साल पहले इंसॉल्वेंसी का लॉ आया था इंडिया में, तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल करके अपने आप में एक फील्ड बनी, नई फील्ड बनी। तो इसमें भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने उसके बारे में पढ़ाई करके उसकी एग्जाम्स दे के इंसॉल्वेंसी IRPs बने, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स बने। इसमें भी प्री कंडीशन है कि आपको मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू इवन गिव दिस एग्जाम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस डीसा करके एग्ज़ाम है, डीसा एंड सीसा। ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे हैं, तो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे आपको ज़्यादा इक्विप करती हैं। तो अगर सैप जैसी कोई कंपनी है जो ERP बनाती है, वो उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइनेंस के लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आपको वो वैसा काम करना है कि आपको ERPs इम्प्लीमेंट करने हैं किसी के फाइनेंस मॉड्यूल में, और सो आप ये डीसा सीसा कर सकते हो। ये एग्ज़ाम दे के भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो फील्ड के अंदर जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इवन सीए करने के बाद लोग CFA भी करते हैं, इंटरनेशनल CFA करते हैं। जनरली इंडिया में जो US में रिकॉग्नाइज CFA हैं वो करते हैं। तो अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म में काम करना है, जैसे JP मॉर्गन हो गया, सिटी बैंक हो गई, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक्स पे वर्क होता है, तो लोग CFA करते हैं। उसके बाद लोग CS और CMA भी करते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी की भी डिग्री लेते हैं साथ में CA के बाद। उसके बाद CPA US में जो रिकॉग्नाइज्ड है,
CPA, वो वाली एग्ज़ाम्स भी देते हैं, ताकि वो US, अगर आप कोई US में शिफ्ट करने का प्लान कर रहा है तो CPA की एग्ज़ाम्स देते हैं। ये एग्ज़ाम्स अभी इंडिया में भी होती है। तो अगर इंडिया का CA तो बन गए, लेकिन आपको US का CA बनना है तो CPA की एग्ज़ाम आप दे सकते हो। बिकॉज आप इंडिया के CA हो, कुछ एग्जाम्शंस मिलते हैं आपको वो एग्ज़ाम में वहाँ पे। सिमिलरली UK का अगर आपको CA बनना है तो इंस्टीट्यूट का MOU है विथ UK गवर्नमेंट के, कुछ पेपर्स में आपको एग्जाम्शन मिल जाता है और कुछ एक आध पेपर देके आप UK के CA बन जाते हो। सिमिलर विथ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के साथ भी MOU है। तो CA बनने के बाद भी अगर आपको और पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़ाई करके आप अपनी ये जो फील्ड्स हैं उसको भी ओपन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं, फैमा में काम करते हैं, ड्यू डिलिजेंस में काम करते हैं। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे CA बनने के बाद आप काम कर सकते हो। राइट, वेंचर कैपिटल फर्म्स में भी काम करते हैं कई सारे CAs। सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो CA जिगर, लुक्स लाइक CA तो बैटमैन हो गया एक तरीके से, हर कुछ कर सकता है, तो कई सारे पॉसिबिलिटीज़ है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट का करियर चूज़ कर रहा हूँ, तो रियलिस्टिकली एक कितनी आमदनी बन सकती है? जैसे कि मैं जानता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो महीने का 20,000 भी कमाते हैं, और मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जानता हूँ जो साल का 1 करोड़ के ऊपर कमाते हैं। पर मैं एक रियलिस्टिक, एक कॉमन व्यक्ति अगर हमारे देश का कोई हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, तो किस एक्सपेक्टेशन से, किस लाइफस्टाइल, किस आमदनी के एक्सपेक्टेशन से मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट का करियर चूज़ करना चाहिए? सो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि अगर आप एक मेट्रो सिटी में हो, जैसे मुंबई हो गई, तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट, जैसे कॉलेजेस, बिकॉज कॉलेजेस नहीं होता है CA में, लेकिन कॉलेजेस में कैसे कैंपस इंटरव्यू होता है, वैसे लास्ट फ्यू इयर्स में इंस्टीट्यूट ने भी कैंपस रिक्रूटमेंट को बढ़ावा दिया है, और इंस्टीट्यूट अपनी अलग अलग सेक्शंस में उसको अरेंज करता है, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस में। जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं मुंबई जैसे शहर की बात करूं या कोई भी मेट्रो की बात करूं, तो अगर आप CA बन जाते हो तो मिनिमम दैट यू शुड एक्सपेक्ट इज 6 लाख रुपीज़ का पैकेज व्हेन यू स्टार्ट ऑफ। सो मिनिमम उतना तो आपको CTC मिलना ही चाहिए, और मेरे हिसाब से वो नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। अगर आपको 6 लाख का CTC नहीं मिल रहा है तो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। यू कैन डेफिनेटली गेट CTC ऑफ 6 lakhs इन अ मेट्रो सिटी लाइक मुंबई। अगर मुंबई की बाहर की हम बात करें, टायर 2 टायर 3 सिटी में, तो मेरे को हिसाब से आप इसमें 20 to 25% का आप डिस्काउंट ले लीजिए, बट उतना तो एक एंट्री लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग विच इज़ रॉन्ग। बट मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि मिनिमम जो मैंने बोला, एंट्री लेवल पे इतना मिलना ही चाहिए। फिर आप अपने करियर में कैसे परफॉर्म करते हो, आप क्या ट्रेजेक्ट्री बनाते हो, वो आपके ऊपर है। एज यू सेड, देयर आर CAs who earn crores in a year, right? So but that completely depends on, after becoming CA, how you have performed either in practice or in job. Growth trajectory completely depends on how you work and how you prove yourself. Absolutely. Great. So, CA Jigar Shah, thank you for joining us today. This is a very useful conversation. आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है, और जिसके बारे में कभी हम और डीप डाइव करेंगे तो मैं आपको वापस इनवाइट करूंगा उस समय। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you.